औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो चुका होता है और मुसलमान सल्तनत 18वीं सदी के दरमियान ही में खत्म होने वाली होती है, तो शाह वलीउल्लाह की निगाह अहमद शाह अब्दाली पर पड़ती है। एक कासिद के जरिए एक खत रवाना किया जाता है अहमद शाह अब्दाली की तरफ, जो उस वक्त कल्लात के पास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा होता है। अहमद शाह अब्दाली को जब शाह वलीउल्लाह का खत मिलता है तो वो उसको चूम कर माथे से लगाते हैं और फौरन ही अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को एक मिलिट्री एक्सपीडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और साथ ही पूरी सल्तनत में ऐलान जहाद करा दिया जाता है मरहटों के खिलाफ। तमाम मुसलमान सल्तनत से हर मुसलमान मकतब फिक्र, मसलक और कौम के मुसलमान आके अहमद शाह अब्दाली की फौज में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। पश्तून, क़िज़लबाश, पर्शियंस, ताजिक, हत्ता के हिंदुस्तान के मुसलमान भी शामिल होते हैं उस फौज में जो बढ़ती है अब पानीपत के मैदान की तरफ। पानीपत का मैदान वो महाज बनता है जहां पे तारीख की एक अजीम जंग लड़ी जाती है। पानीपत का मैदान इससे पहले उस वक्त मशहूर हुआ था कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मुगल हुकूमत के कयाम के वक्त यहां शिकस्त दी थी। अब मुगल हुकूमत के जवाल के वक्त इसको बचाने के लिए अहमद शाह अब्दाली और मरहटों का मुकाबला इस मैदान में होने जाता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है और ये बात नोट कीजिएगा कि ये लड़ाई एक मुसलमान फौज और मुकम्मल तौर पर दूसरी हिंदू फौज के दरमियान होती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर जंग इस 65 तक दोबारा नहीं होती। 1965 पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद वो मौका होता है कि जब मुसलमान और हिंदू फौजें बराह रास्त आपस में टकराती हैं। पानीपत में आइए दो का तवाज़ुन देख लेते हैं। जहां तक अफरादी कुव्वत का ताल्लुक है वो तकरीबन दोनों तरफ बराबर थे। मराठा भी तकरीबन 1 लाख फौज लाए थे और अहमद शाह अब्दाली के पास भी तकरीबन 1 लाख ही फौज थी। मगर इसके अलावा ताकत का तवाज़ुन बहुत बुरी तरह से मरहटों के हक में था। मरहटों के पास फ्रेंच डिजाइन की राइफल्ड तोपें थी जो उससे पहले कभी हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं की गई। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो फ्रांसीसियों ने मरहटों को दी थी इस जंग में पहली दफा इस्तेमाल की जाती है। ये 200 से जायद ये तोपें सबसे ज्यादा खतरा थी अफगान फौज के लिए। अहमद शाह अब्दाली के पास 60 तोपें थी जो स्मूथ बोर थी, लेकिन वो छोटी थी और उनकी रेंज भी कम थी। मरहटों के पास एक बहुत बड़ी तादाद में जंगी हाथी भी थे, लेकिन उसके मुकाबले में अहमद शाह अब्दाली के पास एक गैर मामूली हथियार था जो उससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुसलमानों ने पहली मर्तबा ऊंटों के ऊपर लाइट आर्टिलरी माउंट कर दी थी। 2000 से ज्यादा ऐसे ऊंट अहमद शाह अब्दाली की फौज में थे जिनके ऊपर लाइट कैनन्स माउंटेड थी, जिसकी वजह से ये मोबाइल आर्टिलरी आसपास फैलकर मुख्तलिफ इलाकों से दुश्मन पर फायर करने की सलाहियत रखती थी। मरहटों की आर्टिलरी ताकतवर भी थी और लॉन्ग रेंज भी, मगर वो फिक्स थी। उसकी पोजीशंस को दौरान जंग तब्दील नहीं किया जा सकता था। ये वो एडवांटेज था जो मुसलमानों के पास, जिसने आइंदा होने वाली जंग में फैसलाकुन किरदार अदा किया। पानीपत की लड़ाई के बाकायदा शुरू होने से पहले कुछ वाकयात होते हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। जब मराठा फौज दरिया जमुना के किनारे पहुंचती है तो वहां पर मुसलमानों का एक छोटा सा गैरिजन होता है। अहमद शाह अब्दाली की फौज दरिया जमुना के इस पार होती है और ये गैरिजन परली तरफ होता है और मराठे सबसे पहले इस गैरन को बिसीज करके इसके तमाम मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली इस तरफ से स्लॉटर को देखते तो हैं, लेकिन बीच में एक तेज तुन दरिया होता है और किसी सूरत अपने गैरिजन की वो मदद नहीं कर सकते। इस स्लॉटर के बाद इस कदर जोश और खरोश मुसलमानों में पैदा हो जाता है कि गम और गुस्सा और इंतकाम की आग की वजह से अहमद शाह अब्दाली फैसला ये करते हैं कि पूरी फौज दरिया में उतरकर दरिया के परली तरफ जाकर मराठों का मुकाबला करेगी। वो अपना एक तीर निकालते हैं, उस पर कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़कर दम करते हैं और उस तीर को दरिया में फायर कर देते हैं। दरिया में उतर जाती है। मराठे ये बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे कि मुसलमान इस हालत में दरिया पार करके उनके उस कैंप के करीब आ जाएंगे कि जो उन्होंने मुसलमानों के गैरिजन को खत्म करने के बाद अपनी पूरी फौज के साथ लगाया था। दरिया पार करते ही मुसलमान फौज का तसादुम मराठों के हरावल दस्ते से होता है और उसको बुरी तरह कुचलकर पीछे धकेल दिया जाता है। इसके साथ ही मीरठ के करीब
ایک اور ڈٹیچمنٹ جو تقریباً 10,000 مرہٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے وہ مسلمان فوج کے نرغے میں آتی ہے اور اس کو پوری طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی دوران تقریباً 2,000 کا ایک لشکر کہ جو سپاہیوں کی تنخواہیں اور رسد لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی انٹرسپٹ کر کے سپلائی لائن کاٹ دی جاتی ہے۔ کیفیت اب یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان فوج بیٹل آف پانی پت کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ہی مرہٹے بہت بری طرح نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ان کی سپلائی لائن کاٹی جا چکی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں مسلمان لوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کی ڈٹیچمنٹس جو ان کو ملنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں وہ کاٹ کے الگ کر دی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے اور دہلی کے درمیان مسلمان فوج آ جاتی ہے۔ اب مرہٹوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا دہلی سے سپلائیز منگوانے کا سوائے اس کے کہ مسلمان لشکر کے بیچ میں سے ہو کے جائیں۔ اب آہستہ آہستہ مرہٹوں کے لشکر میں قحط پڑنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ، یہ سٹیل میٹ تقریباً 1.5-2 مہینے جاری رہتی ہے، اور فرسٹریشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مرہٹوں کے لشکر میں اختلافات پھیل جاتے ہیں۔ جو مرسنری آرمی کرائے کے فوجی وہ لے کر آتے ہیں وہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بدکتے ہیں، اور اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ ڈیسپریشن میں مرہٹا کمانڈر ہولکر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر اب جنگ نہ کی گئی تو فوج شاید بغاوت کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی۔ 1700 مرہٹے اپنا آخری کھانا لشکر میں کھاتے ہیں، اور اس کے بعد صف آرا ہو کر مسلمانوں کے سامنے دونوں فوجیں جمع ہو جاتی ہیں۔ محاذ 12 میل لمبا ہوتا ہے اور دونوں فوجیں یہ تیار، جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا چارج مرہٹوں کا لیفٹ فلینک کرتا ہے، مسلمانوں کا رائٹ فلینک آگے بڑھ کر ان سے میدان جنگ کے بیچ میں ٹکراتا ہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دو فلینکس آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن مرہٹے ایک چال کے طور پر یا مار کھا کر جب پیچھے ہٹتے ہیں اپنے کیمپ میں واپس آتے ہیں تو مسلمان کیولری میدان جنگ کے بیچ میں کھڑی رہ جاتی ہے، اور اس وقت مرہٹا آرٹلری ان پر فائر کرتی ہے۔ مسلمان لٹرلی پوائنٹ بلینک رینج پر ان فرینچ گنز کے سامنے ہوتے ہیں اور بہت بری طرح کیجولٹیز ہوتی ہیں۔ تمام وہ کیولری جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے فلینک سے آگے بڑھی تھی مرہٹا فلینک کو روکنے کے لیے، تقریباً تمام کی تمام میدان جنگ میں کام آ جاتی ہے۔ یہ اتنا شدید نقصان ہوتا ہے جنگ کے شروع میں ہی کہ اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شاید آئندہ آنے والی جنگ میں مسلمان مرہٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مرہٹے جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک فلینک بری طرح کولیپس ہو چکا ہے تو اب فل ان کی کیولری گیلپ چارج کرتی ہے اور مسلمانوں کے مرکز پر اٹیک کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ٹیکٹیکل ایرر جو مرہٹاز کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے لشکر سے نکلتے ہی گھوڑے ان کے گیلپ سٹارٹ لے لیتے ہیں، اور 2 کلومیٹر کا فل گیلپ کرتے ہوئے جب یہ مسلمان فوج سے ٹکراتے ہیں تو ان کے گھوڑے اس وقت تک ہانپ چکے ہوتے ہیں اور اپنی قوت اور طاقت کھو دیتے ہیں۔ بہت سے تو راستے میں ہی چارج میں گر پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب 40 سے 50 ہزار مرہٹا فوج براہ راست آ کے مسلمانوں کے مرکز سے ٹکراتی ہے تو مسلمانوں کا مرکز بیچ میں سے کھل کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک ڈیسپریٹ سچویشن مسلمانوں کے لیے بن جاتی ہے کہ ایک طرف ان کا فلینک کولیپس ہو چکا ہے، دوسرا فلینک ریزسٹ کر رہا ہے مرہٹوں کا، اور مرکز کھل کر الگ ہو چکا ہے۔ اس بات کے باوجود کہ مرہٹا فوج اور ان کی کیولری تھکتی ہے مسلمانوں سے لڑتے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کا مومنٹم اتنا ہوتا ہے کہ اب مسلمان فوج اپنے جگہ اور اپنی صفوں کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ شام کے تقریباً 3 بجے تک حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہوتا ہے۔ مرہٹوں کو اپنی فتح کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ مزید پریشر مسلمانوں پر بڑھانے کے بجائے جو دستے موجود ہوتے ہیں انہی سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت فوجیں اس قدر گتھم گتھا ہوتی ہیں کہ مرہٹا آرٹلری فائر نہیں کر سکتی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ 10 بدست لڑائی شروع ہونے لگ جاتی ہے، اور 10 بدست لڑائی میں افغان اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی بری طرح کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی ریزرو فوج ایکسپوز ہو چکی ہوتی ہے، سلطان اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مرکز کھل چکا ہے، ایک فلینک کولیپس ہے اور صرف ایک فلینک سٹیڈی ہولڈ کر رہا ہوتا ہے مرہٹا اٹیک کے سامنے۔ اب وقت ہوتا ہے اپنے ریزرو کو لانچ کرنے کا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے 15,000 ہارڈ کور فائٹر ریزرو سے جو آرمر پلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی گھوڑوں کے اوپر چمڑے، مضبوط چمڑے ڈلے ہوتے ہیں جن پہ لوہے کی کیلیں ڈلی ہوتی ہیں تاکہ ان پہ تیروں اور تلواروں کا اثر نہ ہو، اس کیفیت میں 5,000 کیولری اپنے رائٹ فلینک کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں جو کہ کولیپس ہو چکا ہوتا ہے، اور ساتھ اپنی تمام کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر مرہٹا فوج پر فائر شروع کرے۔ دیکھیے، کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آرٹلری اپنی انفینٹری کے سروں کے اوپر سے فائر کر سکتی ہے،
जबकि दुश्मन की आर्टिलरी इसलिए फायर नहीं करती कि उसके सामने उसके अपने कैवलरी और इन्फेंट्री खड़े होते हैं। दुश्मन की आर्टिलरी बंद हो जाती है, मुसलमान फायर करना शुरू करती है उस कैवलरी पे जो पीछे से आना शुरू होती है मरहटा लश्कर से मुसलमानों के फ्लैंक्स को एंगेज करने के लिए। साथ ही अहमद शाह अब्दाली अपने 10,000 क्रैक ट्रूप्स को, जो कैवलरी माउंटेड होते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि वो जो मुसलमानों का मरकज खुल गया है और बीच में मरहटे आ गए हैं, इसको हटाकर मुसलमानों के मरकज को दोबारा बंद कर दिया जाए। 10,000 ट्रूप्स पूरे गैलप करके हमला करते हैं और इतना शदीद दबाव डालते हैं मरहटों पे कि मरहटे पीछे हटा दिए जाते हैं और एक दफा फिर मुसलमानों का मरकज क्लोज हो जाता है। जब मुसलमानों की फ्रंट लाइन दोबारा सिक्योर होती है और 5,000 ताजा दम दस्ते कि जो सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं जंग में अपने शिरकत का, वो थके हुई मरहटा फौज पर दोनों फ्लैंक से हमला शुरू करते हैं, तो कैफियत ये होती है कि मरहटों के पांव उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इस बात के बावजूद कि उनको इनिशियली टैक्टिकल एडवांटेज होता है, 15,000 ताजा दम फौजों के आने की वजह से जंग का पासा अब मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हक में पलटने लगता है और साथ साथ कैमल माउंटेड आर्टिलरी उनकी कैवलरी को इस तरह इंगेज करती है कि अब मरहटा कैवलरी भी अपनी फंसी हुई इन्फेंट्री की मदद नहीं कर सकती। ये बात नोट कीजिएगा कि अभी तक होने वाली तमाम तर जंग मुसलमानों के कैंप में हो रही थी, मरहटा कैंप तक अभी जंग पहुंची भी नहीं थी। लेकिन मरहटों ने जो हिमाकत की थी वो ये कि उनको अपनी फतह का इतना यकीन था कि उन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखे थे। तमाम दस्ते वो बहुत पहले ही मुसलमानों के कैंप पर भेज चुके थे और तमाम मरहटा फौज या थक चुकी थी या काटी जा चुकी थी। मजबूरन उनके कमांडर इन चीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने छोटे से बॉडीगार्ड दस्ते के साथ हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और बजाते खुद मैदान जंग में आए उसकी कमांड करने के लिए। जो बड़े बड़े मरहटा कमांडर्स थे जंग में मारे जा चुके थे और अब कमांडर इन चीफ को खुद उतर कर आना पड़ा। और जब हाथी के ऊपर कमांडर इन चीफ को न देखा गया तो मरहटा फौज में खुद पैनिक फैल गया। वो ये समझे कि शायद कमांडर इन चीफ फरार हो गया। साथ एक और कयामत उन पर यह टूट पड़ी कि चंद 100 अफगान कैदी भी मरहटा कैंप में मौजूद थे जो कि उनकी आर्टिलरी के पीछे कैद करके रखे गए थे। जब ये पैनिक और कंफ्यूजन और हथियार उठाकर पुश से मरहटा फौज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि उनकी तादाद सिर्फ चंद 100 थी, लेकिन उस पैनिक और कंफ्यूजन में मरहटे ये समझे कि शायद कोई बहुत बड़ी तादाद में उनके ऊपर पुश से हमला कर दिया। फौजी इस्तिलाह में इट वॉज अ कंप्लीट राउट। मुकम्मल तौर पर शिकस्त और तबाही और रिट्रीट में मरहटा फौज चली जाती है। लुत्फ की बात यह है कि उनका सेंटर, उनका मरकज और आर्टिलरी गन्स अभी तक अपनी जगह पर इंटैक्ट होती हैं। उनके फ्लैंक्स तबाह होते हैं और फ्लैंक्स जो कि रिजर्व भी उन्हीं में थे, जब वो रिट्रीट करते हैं तो आर्टिलरी गन्स अपनी जगह पर खड़ी मुसलमानों के हाथ में आ जाती है। जब दुश्मन की बैटरी पोजीशन, गन एरिया मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है तो ये वो वक्त होता है कि जब मुकम्मल तौर पर मरहटा फौज कुचल दी जाती है। सिर्फ 15,000 फौज जान बचाकर भागने में कामयाब होती है और ग्वालियर के किले में पनाह लेती है। शिवाजी जो मरहटों के सरबराह थे, वो रास्ते में होते हैं कुमक लेकर जब उनको अपनी फौज की तबाही की इत्तला मिलती है। वो इस कदर शौक में चला जाता है कि कुछ अरसे बाद दुख से उसका इंतकाल हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली अपनी कैवलरी को हुक्म देते हैं कि पूरे इलाके में फैल जाएं और तमाम भागते हुए मरहटों को या गिरफ्तार कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा मरहटा, उनकी तमाम एलीट कोर, उनके तमाम कमांडर्स और उनकी तमाम प्राइड यानी उनकी फ्रेंच डिजाइन आर्टिलरी गन्स मुसलमानों के हाथ लग जाती हैं। इस कदर माल गनीमत मुसलमानों को मिलता है कि इससे अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 50,000 घोड़े होते हैं, 500 हाथी और 1500 ऊंट और 22,000 से ज्यादा कैदी मुसलमान गिरफ्तार करते हैं। दिल्ली पर शाह आलम को बिठाने के बाद अहमद शाह अब्दाली शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। शाह वलीउल्लाह इसके बाद सिर्फ 1 साल और जिंदा रहते हैं और 1762 में आपका इंतकाल हो जाता है। जो मिशन और जो ड्यूटी शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को दी थी, वो उस मुजाहिद ने, इस गाजी ने बहुत मोहब्बत, प्यार और एफिशिएंसी से अंजाम दी। दिल्ली पर मुगल बादशाह को बिठाने के बाद जब इंतजामी उमूर से अब्दाली फारिग होते हैं तो उस कासिद को तलब करते हैं जो शाह वलीउल्लाह का खत लेकर इनके पास कल्लात पहुंचा था। मालूम यह होता है कि मरहटों ने उस कासिद को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया होता है। अब्दाली को बहुत दुख होता है, उसके बीवी और बच्चों को बुलाते हैं, उन पर शफकत का हाथ रखते हैं और उनकी किफालत का इंतजाम किया जाता है।
تمام مسلمان علماء اس وقت درخواست کرتے ہیں ابدالی سے کہ آپ خود دہلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیجئے، کیونکہ یہ اندیشہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے کہ مغل حکومت آئندہ آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ مگر احمد شاہ ابدالی صرف ایک ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مرہٹوں کے شر سے بچانے کے لیے ہندوستان آتے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی ریاست پر مغلوں کو معزول کر کے قبضہ کر لیا جائے۔ آپ اپنے قیدیوں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی غنیمت کو لے کر دوبارہ افغانستان لوٹ جاتے ہیں۔